बच्चा लोग क्या हालचाल? बढ़िया। तो आशा करते हैं कि पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने नीट के लिए, जो कि मई में होने जा रहा है आपका, उसके लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए थे। आपने उसका रिवीजन कर लिया होगा, उसका प्रैक्टिस भी कर लिया होगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। और आज एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं आपके बीच, जिसमें कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे नीट 2023 के लिए, जिससे कि आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैंने जिस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है उस क्वेश्चंस को देखें, उसको सॉल्व करते समय जो मैं बोलता हूं, जो कॉन्सेप्ट देता हूं, उसे जरूर सुने। हो सके तो उसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि, और दूसरा क्वेश्चन भी यदि आएगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं डिस्कस करता, बल्कि उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को बोल जाता हूं, है ना। तो आपको भी वो सीखना है। और आज हमने जो टॉपिक उठाया है, सबसे पहले जो टॉपिक लिया है करंट का। करंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है नीट के लिए। बहुत सारे उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले में हमने कवर किया था मॉडर्न फिजिक्स को, हीट को और साउंड को। आज हम कवर कर रहे हैं करंट को और दूसरे टॉपिक को भी, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट से। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। जल्दी से जल्दी हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस बहुत जल्द होने वाले हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बाद में फिर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आज जो क्वेश्चन आया है करंट से हमारे सामने, वो कहता है कि अ पोटेंशियोमीटर वायर, हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर, रेसिस्टेंस 8 ओम। लेंथ कितना है? 4 मीटर। रेसिस्टेंस क्या है? 8 ओम। कहता है कि द रेसिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर। वायर जो पोटेंशियोमीटर का है उसके साथ सीरीज में, ध्यान रखिएगा, सीरीज में एक रेसिस्टेंस जोड़ना है। और जो सेल लगा हुआ है पोटेंशियोमीटर में वो है 2 वोल्ट का। कहता है कि कितना रेसिस्टेंस जोड़े वायर के साथ सीरीज में, कि उसमें जो वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड यहां पे आ रहा है बेटा, ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर यही होता है ना, उसमें एक वायर होता है इस तरह का, राइट। उसके बाद एक सेल होता है, ये सेल हो गया करंट सप्लाई करने के लिए। अब कहता है कि इस वायर में एक रेसिस्टेंस जोड़ना है सीरीज में, तो यहां ऐड कर दें चाहे यहां ऐड कर दें, एक ही बात है। यहां भी ऐड करेंगे तो सीरीज में आएगा, यहां भी ऐड करेंगे तो सीरीज में आएगा। तो बेटा यही वो रेसिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और इस पोटेंशियोमीटर जो वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर मेरा हुआ, जिसका कि लेंथ दिया हुआ है, इसमें लेंथ है 4 मीटर का, और इसका जो रेसिस्टेंस है RP फॉर पोटेंशियोमीटर वायर, जिसका वैल्यू दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर का 8 ओम। तो ये 8 ओम के बराबर है उसका रेसिस्टेंस। ये हमने इक्वल टू लिखा है, ठीक है। अब क्या है, चलते हैं क्वेश्चन पे। कहता है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू बताइए यदि इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाए। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना, जैसे समझने के लिए, अगर L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो यूनिट लेंथ में जितने का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। और यही वैल्यू पोटेंशियोमीटर वायर में हमको लाना है 1 मिली वोल्ट। 1 का मतलब हुआ, मिली वोल्ट का मतलब 10⁻³ और ये लाना है वोल्ट पर सेंटीमीटर में। अगर इसको हम SI में बदल लें मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 वोल्ट पर मीटर। तो यही हमको 0.1 वोल्ट पर मीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट लाना है। अब बेटा ध्यान ये रखो कि जब इस वायर में, पोटेंशियोमीटर वायर में 1 मीटर में 0.1 का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 मीटर में, तो इसकी लेंथ कितनी है? 4 मीटर। इसका मतलब इस पूरे वायर में हमारा जो डेल्टा V होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इस पूरे वायर में 4 × 0.1 यानी कि 0.4 वोल्ट का होगा। 0.4 वोल्ट का हमको मिलेगा। क्या?
पोटेंशियल डिफरेंस, और इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, आई आर। अगर ये सेल मान लो करंट आई दे रहा है तो आई आर ही ना लिखेंगे, यानी आई आर का वैल्यू 0.4 है, तो हम लिख देंगे कि आई आर इज इक्वल टू 0.4। आर किसका भाई, तो पोटेंशियोमीटर वायर का, कितना है वो 8 ओम। और करंट कितना लिखते हैं किसी सर्किट में, इसका ईएमएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ईएमएफ देखो यहां पे दिया हुआ था कि 2 वोल्ट का ईएमएफ है, ये 2 वोल्ट का, तो ईएमएफ बटा टोटल रेसिस्टेंस, यही ना करंट होता है, तो लिखेंगे ईएमएफ 2, टोटल रेसिस्टेंस इसका कितना है, इसका रेसिस्टेंस है 8 और यहां पे है R, तो हो गया 8 प्लस R, ये हो गया करंट का वैल्यू। और पोटेंशियोमीटर वायर का कितना है रेसिस्टेंस 8 और पोटेंशियल डिफरेंस आया कितना है 0.4, तो IR की वैल्यू 0.4 कर दिया हमने। इसको यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो ये हो जाएगा 16/0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 40, यानी कि RP का जो R का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 40 माइनस 8, यानी कि 32 ओम के इक्वल होगा। यानी कि यदि इस रेसिस्टेंस का वैल्यू 32 ओम रखेंगे तो वैसे केस में इस वायर में हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छी बात है, सब क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है उसमें कहता है कि ए बी एंड सी आर वोल्ट मीटर्स ऑफ रेसिस्टेंस आर 1.5 आर 3 आर। इस फिगर में यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये ए है। इस फिगर में यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, बी है। और इस फिगर में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, सी है। और ये इसके कनेक्टिंग वायर्स हैं इस तरह से, ये क्या हैं कनेक्टिंग वायर्स हैं, ठीक है ना। यहां पर Y है, यहां पे X है टर्मिनल, यही हमारा क्वेश्चन है। तो कहता है कि इसकी रेसिस्टेंस कितनी है R है, B की रेसिस्टेंस कितनी है 1.5 R है, C की रेसिस्टेंस कितनी है तो 3 R है। कहना क्या है कि व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन X एंड Y, X और Y के बीच क्या करना है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है X और Y के बीच यहां में। Then the voltmeter readings are VA, VB and VC respectively. Then यदि यहां पे एक बैटरी हम ऐड कर दें बेटा, यहां पे मान लो कोई बैटरी ऐड कर दें, यहां पे एक सेल कनेक्ट कर दें X और Y के बीच, तो कहता है कि इसके जो रीडिंग होंगे वो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है कि ये दोनों तो पैरेलल में है, B और C पैरेलल में है, तो निश्चित रूप से VV इज इक्वल टू VC तो होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, चूंकि दोनों पैरेलल में है। अब क्या देखते हैं कि यदि हम इसमें ये मानते हैं कि इसमें करंट हमारा I1 है, इसमें करंट हमारा I2 है, तो A में जो करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2, होगा कि नहीं। तो इसमें जो वोल्टेज हमारा होगा A में, A का वोल्टेज को हम लिख सकते हैं ना I1 प्लस I2 इंटू R, ये लिख सकते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि VV हमारा जो है, VV का वैल्यू हम लिख सकते हैं VV इज इक्वल टू 1.5 R इंटू I1, ऐसे लिख सकते हैं IR। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू VC को हम लिख सकते हैं I2 इंटू 3R, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यदि बेटा यहां पे हम I1 I2 को रिप्लेस कर दें तो VA इज इक्वल टू हो जाएगा, I1 की जगह हो जाएगा VB अपॉन 1.5 प्लस I2 को लिखेंगे VC अपॉन 3, और नीचे में R भी है, ये बाहर वाला R से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह की बातें हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या है कि VV इज इक्वल टू तो VC भी है, तो यदि इसको हम VV लिख दें तो ये सॉल्व करके क्या आ जाता है, यदि इसको हम सॉल्व कर दें तो ये हमारा हो जाएगा VA इज इक्वल टू, यदि VC को हम VB लिख दें तो ये हो जाएगा VB बाई 1.5 प्लस VB अपॉन 3। इसको यदि सॉल्व कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये इसका LCM क्या हो जाएगा बताओ, इसका LCM हो जाएगा हमारा
मान लो कि 4.5 ले लें तो ये हो जाएगा 3VB प्लस 1.5VB। इसको यदि सॉल्व करेंगे हम तो 4.5VB अपॉन 4.5 आएगा, तो कैंसिल आउट होकर के ये VB के बराबर आ जाएगा। तो VA इज इक्वल टू VB है और VB बराबर VC है। इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए सही है, क्योंकि तीनों पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो रहा है। बात को समझ में आई ना? बी और सी पैरेलल में है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दिया। इसके करंट का सम के बराबर ए में जाएगा तो इसका IR लिख दिया। अब हमने क्या किया कि VB को और VC को यहां लिख दिया, V बराबर IR। यहां से I1 को रिप्लेस कर दिया, I1 I2 को, तो यहां जो R था वो कैंसिल हो गया और बाकी अपना यहां पे हमने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है करंट से वो कुछ इस प्रकार का है। कहता है कि इन द सर्किट शोन बिलो, एक सर्किट दिखाया गया बेटा, द सेल ए एंड बी हैव नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। यहां पे आपको दो सेल दिखाई दे रहा होगा। यहां पे क्या है कि दो सेल दिखाई दे रहा है हमको, ए और बी, ये दो सेल है हमारे पास जो इस सर्किट में दिखाई दे रहा है। इसकी वैल्यू दे रहा है 12 वोल्ट और इसकी वैल्यू दे रहा है VB की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। यही वैल्यू हमको फाइंड करना है कि द वैल्यू ऑफ VB इज, तो ये वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन में R1 की वैल्यू देखो 500 है ओम में और R की वैल्यू जो है वो 100 है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहता है कि VB की वैल्यू यहां पे क्या होनी चाहिए, यहां पे जो सेल लगा हुआ है VB, उसकी क्या वैल्यू हो कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं हो। नो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई करंट ना जाए। बेटा ये तभी संभव है जब ए सेल हमारा करंट मान लो सप्लाई करे और वह करंट यहां जंक्शन पे आके इधर ना जाए, क्योंकि यदि वो इधर करंट चला गया गैल्वेनोमीटर में तो डिफ्लेक्शन दे देगा। करेक्ट। दूसरी बात यह है कि बी भी करंट सप्लाई ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर बी करंट सप्लाई करेगा तो रूल के अनुसार उसको रिटर्न होकर भी आना है सेल में। यही तो बैटरी का प्रिंसिपल है। तो बी करंट नहीं सप्लाई करेगा, तो ना बी करंट सप्लाई करेगा और ए का करंट इसी लूप में रह जाएगा। तो यदि हम कैलकुलेशन करें कि इस लूप में करंट की वैल्यू क्या है, तो करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 12, रेसिस्टेंस कितना है 600, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 एम्पियर। ये इस लूप में करंट है। अब यदि हम इस रेसिस्टेंस के वोल्टेज की बात करें VR में, ये जो R आपको दिखाई दे रहा है, इसका यदि हम वोल्टेज निकालेंगे तो IR हो जाएगा, है ना, ये IR हो जाएगा वोल्टेज। I कितना है उसमें 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 और R की वैल्यू क्या है 100 यानी कि 10 टू दी पावर 2, तो 2 वोल्ट हो जाएगा। 2 वोल्ट का PD इसमें है। अब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है तो थोड़ा देर के लिए इसको बैटरी मान लो। ऐसा मान लो कि जो गैल्वेनोमीटर वाला लूप है हमारा, यहां पे ये VB है और यहां पे एक समझने के लिए सूडो बैटरी मान लेते हैं। ये सूडो बैटरी हो गया 2 वोल्ट का। ऐसा क्योंकि करंट इधर से ऐसे आ रहा है ना, ऐसे करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो करंट हाई से लो पोटेंशियल चलता है, तो मान सकते हैं कि ऊपर हाई पोटेंशियल है, नीचे में लो पोटेंशियल है। अब देखो यहीं से क्लियर है कि इस लूप में जहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, अगर VB को देखें तो करंट इस डायरेक्शन में सप्लाई करना चाहेगा और 2 वोल्ट को देखें तो इस डायरेक्शन में सप्लाई करना चाहेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट है ही नहीं, इसका मतलब दोनों का वोल्टेज सेम है, क्योंकि अगर नहीं सेम होता, कोई एक डोमिनेट करता तो करंट इसमें जाता गैल्वेनोमीटर में और वो डिफ्लेक्शन देता। नहीं दे रहा है मतलब VB का वैल्यू 2 होगा, तो आंसर यहां पे 2 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है नीट के लिए, नीट 2023 के लिए, जो कि 7 मई को होना है। क्वेश्चन ये है कि अ गैल्वेनोमीटर हैज कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम एंड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ और 30 मिली एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेंज दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर का जो करंट का रेंज होता है IG, वो 30 मिली यानी कि 10 टू दी पावर -3 एम्पियर का है।
उसका जो रेसिस्टेंस है Rg, दिस इज इक्वल टू 100 ओम का है। कहता है कि इफ इट इज टू वर्क एज वोल्टमीटर ऑफ 30 वोल्ट रेंज, RV इसको वोल्टमीटर बनाना है 30 वोल्ट का, 30 वोल्ट का एक वोल्टमीटर बना देना है गैल्वेनोमीटर को, यानी कि कन्वर्सन पे प्रॉब्लम है कि हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो उसमें कहता है कि द रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी एडेड विल बी, जैसा कि बच्चा पता होगा आपको कि जब भी बेटा किसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए सीरीज में एक रेसिस्टेंस जोड़ना पड़ता है, और सीरीज में रेसिस्टेंस जोड़ने के बाद यही जो डिवाइस तैयार हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टमीटर। तो यदि इसमें हम वोल्टमीटर का जो वोल्टेज की बात करें कि यहाँ के वोल्टेज कितना होगा, तो यह वोल्टेज होगा गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज प्लस रेसिस्टेंस का वोल्टेज। करंट तो दोनों में सेम ही है, तो हम लिख सकते हैं कि IR प्लस IRG। अब बेटा क्या कहता है कि मैक्सिमम वोल्टेज इसका दिया हुआ है कि मैक्सिमम वोल्टेज हमको 30 नोट करना है। तो वोल्टेज मैक्सिमम कब होता है? जब करंट मैक्सिमम होगा, और गैल्वेनोमीटर में करंट मैक्सिमम क्या हो सकता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG, तो यहां IG लिख देंगे। अब तुम ही बताओ कि R कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? यहां से क्या लिख सकते हैं हम? यहां से हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना कि इसको इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा? इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें R निकालना है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस IG इंटू RG, दिस होल डिवाइडेड बाई IG, तो अपॉन हो जाएगा IG अपॉन IG। IG से IG कैंसल, तो R की क्या वैल्यू आ जाएगा? यह आ जाएगा V अपॉन RG। V कितना है? 30। IG कितना है? बोलो। IG है हाउ मच? 0.03, 0.03, यही है ना, माइनस RG कितना है? 100। तो कितना हो गया ये? बोलो। ये हो जाएगा 2 जीरो बढ़ाओ तो ये 3 जीरो हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा माइनस 100। सो आंसर इज 900 ओम। 900 ओम आंसर होगा। 900 का रेसिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। ऐसे बच्चा लोग डायरेक्ट भी याद रखता है कि जब भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है सीधे ये फॉर्मूला याद रखा जाता है कि V अपॉन IG माइनस RG। तो इतना करने से हम बच जाएंगे। ये समझाने के लिए हमने किया था। डायरेक्ट भी चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। V जहां वोल्टमीटर का रेंज है, IG गैल्वेनोमीटर का रेंज है। देखो एक क्वेश्चन जो आ रहा है हम लोगों को करंट से नीट के लिए 7th मई को जो होने जा रहा है, कहता है कि द रेसिस्टेंस ऑफ एन अमीटर इज 13 ओम। एक अमीटर है एंड इट्स स्केल इज ग्रेजुएटेड फॉर ए करंट अप टू 100 एम्पियर। मतलब यह हुआ कि अमीटर का जो मैक्सिमम करंट हम लोग ले सकते हैं, अमीटर का I मैक्स वो 100 एम्पियर का है। अमीटर का जो रेसिस्टेंस है बेटा वो हमारा है 13 ओम का। कहता है कि आफ्टर एन एडिशनल शंट हैज बीन कनेक्टेड टू दिस अमीटर इट बिकम्स पॉसिबल टू मेजर करंट अप टू 750 एम्पियर बाय दिस मीटर। मतलब इस अमीटर के रेंज को बढ़ाना है। एक तरह से गैल्वेनोमीटर है, एक तरह से क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है? अमीटर। तो पहले ये 100 एक तरह से समझो समझने के लिए कि IG है, हालांकि यहां मीटर लिख रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम गैल्वेनोमीटर समझ ले रहे हैं। तो पहले वो 100 रेंज नोट कर रहा था और उसका रेंज हमको बढ़ाना है 750 करना है। तो कहता है कि शंट कितना यूज करेंगे। तो याद होगा तुमको कि जब भी किसी गैल्वेनोमीटर को हमको अमीटर बनाना होता है तो इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस जोड़ते हैं जिसको क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब कोई करंट इधर आएगा इसकी कैपेसिटी से ज्यादा, जैसे मान लो इसकी कैपेसिटी यहां 100 है और हम दे दें 200, तो डायरेक्ट पास कराएंगे तो जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा।
इसीलिए एक रास्ता दे दिया जाता है कि रेस्ट करंट इससे निकल जाता है। तो इसमें बेटा कितना करंट चला जाएगा, इसमें तो 100 चला जाएगा करंट, और हमको करंट लेना कितना है 750, तो बचा कितना, 750 में से 100 गया तो कितना बच गया 650, यानी कि 650 करंट इधर से पास कराना पड़ेगा। ठीक, अब ये दोनों तो पैरेलल में है, शंट की वैल्यू पूछा है, ये रेसिस्टेंस ही ना है, तो इसका IR इज इक्वल टू इसका IR कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 650 इंटू एस, दिस इज इक्वल टू 100 आई इंटू इसका रेसिस्टेंस, तो IR है ही पता 13, तो S की क्या वैल्यू होगी शंट की 1300, दिस होल डिवाइडेड बाय 650, इसको हम लोग सीधे सीधे कैंसिल करा सकते हैं ना 2 से, तो शंट की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। सिंपल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो कहता है कि 2 बैटरीज, वन ऑफ EMF 18 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम, 2 बैटरी लगा हुआ है 18 वोल्ट का और 2 ओम रेसिस्टेंस का, एंड द अदर ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम, दूसरे वाले का 12 वोल्ट और 1 ओम है। कहता है कि एज सोन द वोल्टमीटर भी विल रिकॉर्ड अ रीडिंग ऑफ, इसमें जो वोल्टमीटर लगा हुआ है वो कितना रीडिंग देगा। अब देखो यहां पे वोल्टमीटर के बारे में कुछ कहा नहीं गया है कि उसका रेसिस्टेंस क्या है, तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहे कि वोल्टमीटर कैसा है तो हम लोग मानते हैं कि वो आइडियल वोल्टमीटर है, और आइडियल का बेटा रेसिस्टेंस इनफाइनाइट मानते हैं, और जब इनफाइनाइट हो जाएगा रेसिस्टेंस तो इसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि एक तरह से इंसुलेटर हो गया। तो करंट कैसे जाएगा, तो इसी लूप में करंट रह जाएगा बेटा, ऐसे करंट आएगा, इधर वोल्टमीटर में नहीं जाएगा, वो करंट ऐसे आ जाएगा, इसी लूप में रोटेट करेगा करंट, इसी में फ्लो करेगा, है ना। अब देखो इसमें क्या है कि करंट का यदि हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रहा है, 18 वाला एंटी क्लॉकवाइज में करंट दे रहा है, 12 वाला क्लॉकवाइज में, 18 बड़ा है तो इसलिए करंट का वैल्यू आएगा 18 माइनस 12 दिस होल डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 2 एम्पियर का करंट आएगा ना, तो करंट निकल गया। अब वोल्टमीटर करता क्या है, जिस दोनों पॉइंट के बीच वो कनेक्ट होता है उसी का पोटेंशियल डिफरेंस नोट करता है। अब इस 18 वोल्ट सेल को यदि देखते हैं तो यहां से करंट ऐसे निकल रहा है, इसका मतलब है कि डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है जाई माइनस IR के बराबर, यदि कोई डिस्चार्ज सेल होता है तब। जाई कितना है इसका, तो 18, आई कितना है बेटा, तो 2, आर की वैल्यू कितनी है, तो 2, तो कितना हो जाएगा ये 18 माइनस 4, यानी कि 14 वोल्ट रीडिंग करेगा। कोई बच्चा बोलता है कि सर यदि इससे लिखते तब, नीचे वाले से, इससे भी लिख सकते हैं, तो इससे लिखेंगे तो ध्यान ये देना है कि ये चार्जिंग में है, वो डिस्चार्जिंग में था, ये चार्जिंग में है, ये होता है डिस्चार्जिंग में। जब चार्जिंग में होगा तो जाई प्लस IR हो जाएगा, तो 12 प्लस IR करना पड़ेगा, तो 12 प्लस IR करेंगे तो आई है 2, तो उससे भी 14 आ जाएगा, तो इसका पीडी निकाल दो चाहे इसका पीडी निकाल दो, आंसर आ जाएगा वोल्टमीटर का। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सेल हैज एन EMF 1.5 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम। एक सेल है, मान लो कि यही हमारा बेटा सेल है समझने के लिए, और इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से हमने कनेक्ट कर दिया जिसका कि 2 ओम रेसिस्टेंस है, और इसका हमारा EMF है 1.5 वोल्ट, ये है। कहता है कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 1 वोल्ट, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तक गिर जाता है, फॉल्स टू 1 वोल्ट। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये रेसिस्टेंस नहीं कनेक्ट करते, ऐसे रखते सेल को ओपन, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1.5 होता है। लेकिन जैसे ही रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे तो अब तो ये डिस्चार्जिंग में आ जाएगा, डिस्चार्जिंग में इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है जाई माइनस IR, ये है, कम जाता है। पहले जाई था, जब ओपन सर्किट था, कनेक्ट नहीं किए थे तो जाई था, अब हो जाएगा जाई माइनस IR, तो घट गया ना। तो यही कहता है कि घट के कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। जाई कितना है इसका, 1.5, ठीक है, आई नहीं पता। देखो तो यहां पे क्या है
कि यहां पे R मान लो कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है इस सेल का, हालांकि स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं प्रायः, हमने R मान लिया, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जाई माइनस आई आर होगा जो 1 तक गिर चुका है। अब देखो जाई पता है, I छोड़ दिया, R इसका निकालना है इज इक्वल टू 1, तो आई आर की क्या वैल्यू हो गई, यहां से जो आई आर की वैल्यू आ रही है बेटा, आई आर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5। और I कैसे लिखेंगे, I इस सर्किट का लिखेंगे नेट ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो नेट ईएमएफ कितना है 1.5 और टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा R प्लस 2, इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस 2 इज इक्वल टू 0.5। तो यहां से सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो R प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओम, यानी कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है 1 ओम के बराबर है सेल का। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड रेसिस्टेंस 10 ओम, इट इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर इज। ऐसा क्वेश्चन तो एक और भी डिस्कस किए। देखो ध्यान दो, क्या है, पोटेंशियोमीटर की बात हो रहा है, तो एक सेल है और ये हमारा वायर है, मान लो उसका कुछ रेसिस्टेंस मान लेते हैं वायर का, तो यही सिचुएशन है ना। इसका लेंथ कितना है 4 मीटर, 4 मीटर का लेंथ है, रेसिस्टेंस कितना है इसका 10 ओम है, सेल कितने का लगा हुआ है, इसका ईएमएफ है 2 वोल्ट। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें करंट निकाल लेते हैं, तो बेटा करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नेट ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो नेट ईएमएफ 2 और टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा हमारा 10, तो ये हो जाएगा 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर का करंट हो गया। इसमें वोल्टेज कितना हो जाएगा वायर में, V जो वायर में होगा वो हो जाएगा IR के बराबर, I क्या है 0.2 और R कितना है 10, तो कितना हो जाएगा ये 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितनी लंबाई में है 4 मीटर में, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है ग्रेडियंट वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा 2, लेंथ कितना 4, क्या हो गया हाफ, तो 0.5 वोल्ट पर मीटर, 0.5 वोल्ट पर मीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चा लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है कि इफ वोल्टेज अक्रॉस बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट ड्रॉप्स बाय 2.5%, इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम 220 वोल्ट का सप्लाई करेंगे तो पावर जो बल्ब हमको सप्लाई करेगा वो 100 वाट का है, लेकिन कहता है क्वेश्चन में कि ये जो रेटेड वोल्टेज है इसको हमने डिक्रीज कर दिया है, घटा दिया है 2.5% से। तो कहता है कि जब वोल्टेज हम घटाएंगे तो पावर भी निश्चित रूप से घटता ही है। तो वैसे कैसे पूछता है कि द परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर वुड डिक्रीज इज, कितना परसेंट से इसका पावर घट जाएगा। देखो ऐसे तो हम समझा सकते हैं इसको डिटेल्स में, लेकिन तुम नीट वाले विद्यार्थी हो, कोई जेई वाले नहीं, इसलिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखो। एक बेटा ऐसा फॉर्मूला याद रखो कि जब भी वोल्टेज में चेंज हो, वोल्टेज में चेंज हो और पूछे कि इसके स्पेसिफाइड पावर में कितने का चेंज आएगा, तो रिलेशन ये देखना है कि परसेंटेज चेंज इन PS स्पेसिफाइड पावर इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन VS। VS में जितने का परसेंट चेंज होगा पावर में उसके दुगना परसेंट का चेंज होता है। यदि तुमको इसको लिखना हो, प्रूफ करना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको लंबा एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, समय बहुत कम है इसलिए वैसा नहीं करना चाह रहे हैं। तो सीधे सीधे हमको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है कि कितना परसेंट से चेंज किए हैं 2.5% से, तो 2 इंटू 2.5% इज इक्वल टू हो जाएगा 5%। तो पावर में जो चेंज आएगा वो 5% का आएगा। यदि किसी को ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो बच्चा ऐसे कर सकता है कि किस तरह से ये फॉर्मूला आता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि P A इज इक्वल टू VA बाई VS का होल स्क्वायर इंटू PS। ध्यान रहे
कि यहाँ पे हमारा बदलने वाला जो पावर है वो Vs है, Vs को बदला जा रहा है, Vs में चेंजेज हो रहा है। तो इसी इक्वेशन को लॉग लेकर के डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, लेकिन उतना हम करने के मूड में नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट वाला, कहता है कि 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 160 पावर सप्लाई, द पावर कंजंक्शन वुड बी। यही तो फॉर्मूला अभी लिखे थे, सेम क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट सप्लाई करने पे 100 वाट देता है, लेकिन इसको मात्र मिला 160 वोल्ट, तो पावर क्या देगा? तो वो तो रेडीमेड फॉर्मूला है ही कि PA इज इक्वल टू VA/VS का होल स्क्वायर इंटू PS। ये VA एक्चुअल वोल्टेज है जो कि यहाँ पे 160 वोल्ट सप्लाई हुआ है, स्पेसिफाइड वोल्टेज 200 का है, इसका होल स्क्वायर इंटू जो PS हमारा है, जो स्पेसिफाइड पावर है वो 100 का है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, जो भी आ जाए। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 से कटेगा ना, 2 8, तो ये कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? ये सब कैंसिल होकर के 64 वाट आ जाएगा। एक्चुअल पावर यही होगा। क्लियर है? 64 वाट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना, एक्चुअल वोल्टेज ये है, Vs जो बल्ब पे लिखा हुआ है, एक्चुअल पावर क्या मिलेगा और स्पेसिफाइड क्या लिखा हुआ है, इसी रिलेशन से सॉल्व कर देना है। देखो क्वेश्चन ये है कि एक हीटर कॉइल है जिसका रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट का। कहता है कि द कॉइल इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड द 2 पीसेज आर ज्वाइंड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स। तो हमको कितना वो एनर्जी पर सेकंड देगा, मतलब उसका पावर क्या होगा? देखो सबसे पहले इससे हम लोग रेसिस्टेंस निकाल ले सकते हैं कि उसकी रेसिस्टेंस की क्या स्थिति है। ठीक है ना? तो यदि हम रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस होता है VS स्क्वायर अपॉन PS। ये ध्यान देना है, VS स्क्वायर अपॉन PS। VS कितना है? 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 दिस होल डिवाइडेड बाई 100, यानी कि यही इसका हमारा रेसिस्टेंस है 22 इंटू 22। कहता है कि जब इसको 2 हाफ में हम बांटेंगे तो एक R वैल्यू के रेसिस्टेंस को 2 पार्ट करते हैं तो रेसिस्टेंस आधा आधा हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि पहले यदि इसको हम अकेला रखे थे, R वैल्यू के रेसिस्टेंस को किसी बैटरी के साथ इस तरह से रखे थे मान लो, अब यदि इसको हम कट करेंगे तो ये R/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और सोर्स हमारा वही है जो पहले था। R/2 में सोर्स हमारा वही है, यही सोर्स है जो पहले था। तो अब क्या होगा कि यदि इसको हम पावर निकालेंगे तो दोनों का पावर ऐड कर दो, चाहे इसका इक्विवेलेंट का पावर निकाल दो, एक ही बात है। तो यहां पे जो न्यू पावर हमको डेवलप करेगा वो हो जाएगा पावर, जो नया पावर मिलेगा न्यू, दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर प्लस V स्क्वायर बाई आर, यानी कि V स्क्वायर बाई R/2 इसका डबल, यानी कि 4 इंटू V स्क्वायर बाई आर। 4 इंटू V स्क्वायर बाई आर का मतलब है कि पहले जो मेरा पावर था वो V स्क्वायर बाई आर दे रहा था, अब उसका 4 टाइम्स देगा। 4 टाइम्स का मतलब हो गया क्वेश्चन में कि पहले वो दे रहा था 100 वाट, तो अब देगा 400 वाट। 400 वाट देगा। पर सेकंड बोला है तो इसलिए जूल लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड ही तो वाट होता है, इसलिए 4 टाइम्स पावर हमारा बढ़ जाएगा। एक कैलकुलेशन निकालने की आवश्यकता नहीं थी, हमने सीधे आर पे ही काम कर दिया कि मेरा जो हीटर का रेसिस्टेंस आर है पहले ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, मान लो हम समझने के लिए इसको 220 मान लिया। अब वही सोर्स फिर है, इसको 2 हाफ में बांटेंगे तो R/2 हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाई आर प्लस V स्क्वायर बाई आर 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हमारा पावर हो जाएगा 4 टाइम्स। देखो एक क्वेश्चन जो मैग्नेटिक फील्ड में पूछा गया है, फिगर में एक देखो यहाँ पे कुछ वायर को इस तरह से बेंड किया गया है। कहता है कि इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एक वायर है जिसमें कि करंट I है, इसका सेमी सर्कुलर पार्ट है जिसका रेडियस R है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ये कह रहा है
कि ये वाइजेड प्लेन में रखा गया है और जो स्ट्रेट पोर्शन है वो वेरी लॉन्ग है। तो बेटा ये जो स्ट्रेट पोर्शन तुमको ऐसे दिखाई पड़ रहा है ऐसे बोर्ड पे, इसको ऐसे समझना है मेरे पेन की तरह कि वो ऐसे है, ये हमारा y है, ये z है, ये x है, तो ये x के पैरेलल रखा गया है ऐसे। यहाँ भी जो ये वाला वायर है स्ट्रेट वायर वो x के पैरेलल है। तो यहाँ पे 3 पार्ट में हम तोड़ देंगे, एक स्ट्रेट वायर, एक सेमी सर्कुलर वायर और एक फिर स्ट्रेट वायर, और तीनों का फील्ड का डायरेक्शन देख लेंगे। तो एक स्ट्रेट वायर में क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा वायर है ऐसे यहां से शुरू हो रहा है और ये पॉइंट ठीक इसके एक एंड के सामने है, तो इसको हम लोग सेमी इनफाइनाइट वायर बोलते हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या करते हैं हम लोग, सेमी इनफाइनाइट वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, जहां D है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि यहां पे R के बराबर है। चूंकि मेरा वायर ऐसे है तो ऐसे है तो ये डिस्टेंस R है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई R। और ये किस तरह से होगा, इसमें करंट जा रहा है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड देखने का क्या डायरेक्शन है कि दाहिना हाथ निकालो, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है तो ऐसे रख दिया, और ये जो 4 फिंगर हैं उनको डिस्टेंस की तरफ, और मोड़ना है तो मोड़ेंगे तो नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब है कि ऊपर जेड दिखा रहा है, ऊपर जेड है तो नीचे माइनस के होगा, यानी कि ये जो फील्ड होगा ये माइनस के डायरेक्शन में होगा इस वायर का, ये वाला जो वायर जहां पे हम स्केच मूव करा रहे हैं। यदि इस वायर का देखें तो उतना ही फील्ड होगा, लेकिन इसमें क्या है कि करंट इस तरफ है, इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब हम करंट के डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे फिंगर को, थंब को सॉरी, इस तरह से, और डिस्टेंस के डायरेक्शन में रखेंगे इसको यदि हम मोड़ेंगे ऐसे करके, ये मेरा है ना, देखो इधर से समझा रहे हैं ऐसे, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है और ये मेरा डिस्टेंस, तो यहां भी नीचे ही जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका भी जो फील्ड है इस स्ट्रेट पोर्शन का वो नीचे की तरफ जाएगा माइनस के डायरेक्शन में। तो इन दोनों का फील्ड जो है सेम है माइनस के डायरेक्शन में, तो इसका ये दोनों जोड़ करके हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस के। अब बच गया आर्क का जो फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट I बाई ट्वाइस ए इंटू थीटा बटा 2 पाई, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो आर्क में करंट ऐसे है, करंट के डायरेक्शन में यदि हम फिंगर को कर्ल करें तो ये अंदर की तरफ जाएगा, अंदर मतलब नेगेटिव एक्स होगा, ये बाहर की तरफ पॉजिटिव एक्स है। तो ये जो फील्ड हो जाएगा हमारा सेमी सर्कुलर वायर का, ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाई ट्वाइस, रेडियस इसका R है, थीटा के स्थान पे पाई है, सेमी सर्किल है, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाफ और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस I में। तो टोटल फील्ड यदि हम देखें बी नेट, तो जैसा कि बताए थे कि 2 स्ट्रेट वायर है तो इसका फील्ड 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 टाइम्स करेंगे तो 2 पाई R माइनस के प्लस म्यू नॉट I बाई 4R माइनस I। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो सभी में नीचे में पाई ला रहा है, तो चाहो तो यहां पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो इस तरह से हो जाएगा, तो हमारा भी पाई आ जाएगा। अब कॉमन क्या हो जाएगा, सभी में यहां 4 पाई R दिखा रहा है, तो यहां पे हम 2 से यदि मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे इसमें, तो उससे फायदा हो जाएगा कि हमारा म्यू नॉट I बाई 4 पाई R जो है ये कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा -2k माइनस पाई I। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो देखो यहां पे जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा, C से इसको मैच करो, अगर हम माइनस को बाहर कर दें तो म्यू नॉट I बाई 4 पाई R पाई I प्लस 2k हो जाएगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। समझ में आया ना। जब भी किसी वायर का फील्ड देखना हो तो थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में और फिंगर को डिस्टेंस के डायरेक्शन में स्ट्रेट वायर में, और मोड़ना है, कर्ल करना है, जिधर वो जाएगा वही तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस वायर में इधर करंट है, डिस्टेंस ये है, मोड़ा ऊपर चला गया, ऐसे करके करंट इधर से जा रहा था, अंदर की तरफ था, इसमें ऐसे करंट जा रहा था, तो ऐसे करंट रखा
ये फिंगर को मोड़ा ऐसे नीचे चला गया। इस वाले में करंट ऐसे आ रहा है इधर और डिस्टेंस हमारा इधर है ऐसे, तो इस वाले में क्या किया कि थंब को ऐसे रखा, ऐसे कर्ल कर दिया। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमको वो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन से पूछा है। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज Q है, मास M है, वो इंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड B में और परपेंडिकुलरली इंटर करता है। पता ही है कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो सर्किल बनाता है, तो वही सर्कुलर मोशन करेगा। उस सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कहता है कि पार्टिकल का E है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज। देखो बेटा वहां पे जो हम लोग निकालते हैं सर्कुलर मोशन में, तो वहां पे जो टाइम पीरियड हम लोग लिखते हैं, टाइम पीरियड ये लिखते हैं 2 पाई m दिस होल डिवाइडेड बाय QB, ये लिखते हैं टाइम पीरियड। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ये हो जाएगा QB अपॉन 2 पाई m, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। अब इसको हमको लिखना है किसके टर्म में, क्या ऐसा ही कोई ऑप्शन है क्या, QB बाई 2 पाई m, ये तो ऐसे ही डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसका कोई यूज ही नहीं पड़ा काइनेटिक एनर्जी का, सीधे सीधे ऑप्शन मैच कर गया। ठीक, देखो एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर चार्ज पार्टिकल के मोशन से ही है। कहता है कि अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है वो राइट एंगल पे इन करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। जैसा कि अभी बताए वो एक सर्कल फॉर्म करता है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। कहता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, तो रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन QB। यदि स्पीड हम डबल कर देंगे तो रेडियस उसका डबल हो जाएगा। पहले का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, डबल स्पीड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो वर्बल क्वेश्चन है, ऐसे ही हो जाएगा। देखो बेटा यहां पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक इंडक्टर से क्वेश्चन है। कहता है कि हमारे पास एक इंडक्टर है, ऐसा ऐसा होता था ना इंडक्टर, तो ये एक इंडक्टर है। इसमें कहता है कि करंट का वेरिएशन दिखाया गया है, पहले करंट यहां बढ़ा है फिर घटते हुए 0 हुआ है, इस तरह से इसमें करंट दिया गया है इस इंडक्टर में। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ टाइम इन द कॉइल। इसमें वोल्टेज कैसे वेरी करेगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन हमें लग रहा है, इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो होता है -L/di/dt, जहां L इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है। जरा सा ध्यान से सीखो कि di/dt क्या है। यदि ग्राफ IT का है, अगर इधर करंट लें और इधर टाइम लें, जो ये दिया गया है कि करंट इस तरह से वेरी कर रहा है, तो इस ग्राफ में जो भी ग्राफ दे di/dt ग्राफ का स्लोप होता है बेटा, ये स्लोप है। तो यहां पे जो वोल्टेज है L इंटू स्लोप के बराबर है, क्योंकि y और x के ग्राफ में dy/dx स्लोप होता है, तो यहां di/dt स्लोप होगा। अब क्या है कि इस ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप यदि हमारा पॉजिटिव है इस ग्राफ में और बाद में निगेटिव हुआ है, क्योंकि स्लोप लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो स्लोप पॉजिटिव लेंगे और स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है। ये स्लोप कांस्टेंट है तो वोल्टेज निश्चित रूप से कांस्टेंट होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट होगा। लेकिन इसमें स्लोप पॉजिटिव है तो वोल्टेज माइनस में होगा, और इसमें स्लोप निगेटिव है तो वोल्टेज प्लस में होगा, प्लस में होगा। तो पहले तो ये ग्राफ होगा नहीं, क्योंकि वोल्टेज हमको कांस्टेंट लेना है। इसमें भी वोल्टेज बदल रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि di/dt स्लोप होता है, स्लोप स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा कि जाए यहां कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट का ग्राफ तो यही है। कांस्टेंट का ग्राफ यदि हम वोल्टेज का लेंगे टाइम के साथ, इधर अगर वोल्टेज लेते हैं तो ऐसा ग्राफ को ना कांस्टेंट मानेंगे, इसलिए यही हमारा ऑप्शन सही है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि द करंट इन सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी is to be increased uniformly from 1 ampere to 11 ampere in 4 millisecond. The induced EMF is। देखो बेटा फाई जो होता है ना वो LI के बराबर होता है, LI के बराबर होता है। तो डेल्टा फाई यदि हम निकाल लें तो L तो कांस्टेंट है, डेल्टा I के बराबर होगा।
L कितना है 40 मिली, 40 इंटू 10 टू द पावर -3, और डेल्टा आई कितना होगा 1 से 11 किया है तो 10 का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सॉल्व करके हमारा 0.4 वेबर फ्लक्स का होता है ना, वेबर यूनिट। अब निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसका वैल्यू होता है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी का मॉड। डेल्टा फाई हमको निकला हुआ है, क्योंकि वैल्यू बताना है इसलिए मॉड डाल दिया, दिस होल डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 4 मिली सेकेंड, मिली का मतलब 10 टू द पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100 वोल्ट हो जाएगा ना, 100 वोल्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। देखो एसी भी जो है ना नीट का बहुत फेवरेट रहा है, एसी से एक क्वेश्चन डाल ही देता है, तो हम लोग एसी पे जरा सा काम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन एसी में समझ लेते हैं ताकि वहां से भी क्वेश्चन ना छूटे। कहता है कि यदि कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो इस तरह से वेरी कर रहा है, E इज इक्वल टू कैपेसिटर से कनेक्ट किया है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज। बेटा ध्यान ये देना है कि जब भी कोई कैपेसिटर को हम एसी से कनेक्ट करते हैं और इसमें आरएमएस वैल्यू जो आता है, आई आरएमएस जो आता है वो पीक करंट बाय √2 होता है, पीक करंट बाय √2 होता है। और पीक करंट जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं पीक वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, जिसको कि यहां पे रिएक्टेंस बोलते हैं, या हम लोग समझने के लिए बोल सकते हैं कि कैपेसिटर का इंपीडेंस है। तो पीक वोल्टेज कितना दे रखा है एसी में 200√2, और कैपेसिटर का जो रेसिस्टेंस होता है एसी में वो पढ़ा होगा 1/ωc होता है, जिसको XC बोलते हैं। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, यदि इसको हम सॉल्व करें इस वैल्यू को, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो I0 की वैल्यू हमारा आ जाएगा 200√2 इंटू ωc, और ओमेगा कितना था देखो, ओमेगा यहां पे था 100 और कैपेसिटेंस था 1 माइक्रोफराड, तो ओमेगा है 100 और कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफराड मतलब 10 टू द पावर -6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये 2 हो गया -2, यानी कि 2√2 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर, ये हमारा पीक करंट निकल गया। तो जो आरएमएस वोल्टेज था वो √2 से डिवाइड करना था, तो आई आरएमएस की बात करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर। और यदि हम ऑप्शन की बात करें मिली में, तो ये हो जाएगा हमारा 20 मिली एम्पियर। अगर इसको हम मिली बना दें, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 20 मिली एम्पियर, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा ओमेगा होता है, टाइम का जो कोफिशिएंट होता है उसी को ओमेगा बोलते हैं। और ई का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो साइन थीटा जब 1 कर देंगे तो यही मैक्सिमम हो जाएगा, तो यही पीक वोल्टेज कहलाता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही ना होता है, तो 1 कर देंगे तो ये 200√2 पीक वोल्टेज हो जाएगा। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एसी से, वो एक डायग्राम दिया हुआ है, एलसीआर सर्किट है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटेंस है और ये रेसिस्टेंस है। कहता है कि एक वोल्टमीटर V1 है, यानी कि इंडक्टर में हमारा वोल्टेज दिया हुआ है 300 V1 एंड V2 हमको दिखा रहा है कैपेसिटेंस में, और इंडक्टर में भी दिखा रहा है 300। तो कहता है कि रेसिस्टेंस में कितने का वोल्टेज होगा। देखो सिंपल सी बात यह होता है कि एसी में जो वोल्टेज होता है थोड़ा वेक्टर सम होता है। तो यदि तुम एसी पढ़े होगे तो देखा होगा कि रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, इंडक्टर का जो वोल्टेज लेते हैं वो इधर लेते हैं, तो कैपेसिटर का वोल्टेज उल्टा लेते हैं। अब ये दोनों 300 है और ये भी 300 है, क्योंकि इंडक्टर के वोल्टेज को V1 कहा गया है, यही V1 है, और इसको V2 कहा गया है, तो वेक्टर रूप में कैंसिल हो जाएगा, तो VR हो जाएगा। और इन्हीं तीनों का जो रिजल्टेंट होता है वही हमारा नेट वोल्टेज होता है।
तो नेट वोल्टेज यहाँ पे 220 है, इसलिए आंसर हमारा V3 का होगा 220। अब बोलता है कि उसमें करंट बताइए। तो भाई रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा, रेसिस्टेंस का वोल्टेज क्या होता है? IR होता है, यानी कि IR का जो वैल्यू होगा हमारा वो हो जाएगा 220 और R हमारा 100 है, R हमारा 100 है, तो 100 से यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2.2 एम्पियर का करंट हमारा आ जाएगा। ये हम करंट निकाल दिया सीधे सीधे, तो 2.2 और 220 ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना है कि इसका वोल्टेज प्लस इसका बराबर ये होगा। एसी में क्या होता है कि वोल्टेज वेक्टर सम होते हैं और वहां पे इंडक्टर का वोल्टेज लीड लेता है, कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री से, और रेसिस्टेंस में सेम फेज में चलता है। तो ये 0 दिखाया, इसको 90 से लीड करा दिया, इसको लैग करा दिया, ये कैंसिल आउट हो गया और इसका वोल्टेज हमको फाइंड हो गया। ठीक है ना। टोटल हमने 19 क्वेश्चंस को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में रखा है नीट 2023 के लिए, जो कि 7 मई को होने जा रहा है। उसमें से लास्ट क्वेश्चन करंट का हम बता रहे हैं आपको। इसमें कहता है कि ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट 100 वाट 110 वोल्ट लैंप फ्रॉम 220 वोल्ट मेंस। एक ट्रांसफार्मर है जिसको यूज किया गया है एक ऐसे बल्ब के लिए जिस पर रेटिंग लिखा हुआ है 110 और 100 वाट, मतलब 110 वोल्ट पे वो 100 वाट देगा, जबकि मेंस की जो लाइन आ रही है 220 वोल्ट की आ रही है। डायरेक्ट जोड़ेंगे तो उड़ ही जाएगा, इसीलिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हुआ है। कहता है कि इफ द मेन करंट इज 5 एम्पियर द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज अप्रॉक्सीमेटली। करंट दे रहा है कि करंट कितना है, 5 एम्पियर है, तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है। देखो मेन करंट हमारा 5 एम्पियर का है और मेन वोल्टेज 220 वोल्ट का है, तो पावर जो सप्लाई का है, पावर जो सप्लाइड है हमको, ठीक है, देखो करंट इसमें 0.5 एम्पियर का है, ना कि 5 एम्पियर का, ये 0.5 एम्पियर का है। तो जो मेन पावर होता है वो होता है VI, तो वोल्टेज है 220 और करंट है 0.5, ये कैंसिल आउट हो गया तो 110 वाट हो जाएगा। तो 110 वाट ट्रांसफार्मर को हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर हमको कितना दे रहा है, 100 वाट, यानी कि 110 उसको हम देते हैं तो 100 दे रहा है, तो एक में कितना देगा, इसलिए 100 में कितना देगा, यही उसकी इफिशियंसी हो जाएगी। तो बेटा उसकी इफिशियंसी जब हम निकालेंगे तो इफिशियंसी हो जाएगा 100 अपॉन इतना इंटू 100। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग, इसको कटा दो 11 से 9, यानी कि 90% के आसपास ये आएगा लगभग में, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली पूछा भी है, तो ये 90% के आसपास आएगा। एक्चुअली ट्रांसफार्मर क्या करता है कि हम लोग जो उसमें पावर सप्लाई कर रहे हैं मेंस से, उसको वो बल्ब में सप्लाई कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो उसको जो पावर मिल रहा है VI के बराबर मिल रहा है, जबकि बल्ब जो वो लीड कर रहा है वो 100 वाट का ही लीड कर रहा है, तो इतना पावर में इतना पावर वो कन्वर्ट कर पा रहा है, तो 100 में कितना करेगा, यही इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमें विश्वास है कि आपने इन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, घर में रिवीजन करेंगे और बिल्कुल तैयार होकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, और यदि इस तरह से सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे आप उनको बनाएंगे, तो आपका जो उत्साह होगा वही हमारे लिए आपका वो सपोर्ट होगा। आपकी खुशी ही हमारी कामना है। आशा करते हैं कि आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे और हमारा इंतज़ार करेंगे कि सर अगला वीडियो कब डालते हैं। अगर आपका रिस्पांस हमको मिलता रहा, अच्छा मिलता रहा, तो लगातार हम कोशिश करेंगे कि हम आते रहें। प्रायः यूट्यूब पे बहुत कम आते हैं, आजकल बहुत लोग आते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं लगातार आऊं तो अपना रिस्पांस ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है, आपको रिवीजन करने में सहूलियत हो रही है कि नहीं। तब तक के लिए आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मंगल कामनाएं।